आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को सीखना होगा कि विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जैसे अपन ने जो पहला चैप्टर लिया था, वो पहला चैप्टर था स्थिर वैद्युतिकी। ये अपन इसको पहली यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट। इसके अंदर अपन ने स्टडी किया था चार्ज को यानी कि आवेश को, यानी कि चार्ज को। ठीक है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या गुण होते हैं, कैसा ये बिहेव करता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पोटेंशियल हो गया, इन सब के बारे में अब अपन बात कर रहे हैं। कुल मिला के अपने को पढ़ना तो ये चार्ज। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है या विद्युत धारा, वो चार्ज की एक प्रॉपर्टी कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। कि ये जैसे अपन ने लिया कंडक्टर। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था मटेरियल कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से? कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो अपन बात कर रहे हैं चालक यानी कि कंडक्टर की। तो अगर किसी चालक को ले लिया जाए और उसके अंदर आवेश को प्रवाहित किया जाए, आवेश का प्रवाह यानी कि चार्ज फ्लो, तो फिर इसी को क्या बोल देते हैं, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। कैसे बोलेंगे प्रॉपर वे में, देखो अपन समझते हैं कि कंडक्टर लिया हमने। ठीक है, इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो, आवेश का प्रवाह हो रहा है। तो प्रति सेकंड जितने आवेश इसमें से प्रवाहित हो जाएंगे, जितना चार्ज पर सेकंड इसमें से फ्लो हो जाएगा, वो वैल्यू क्या डिनोट करेगी, इस वायर के, इस चालक के या इस कंडक्टर के इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास डेफिनेशन क्या बन जाएगी, चार्ज फ्लो पर यूनिट पर यूनिट टाइम या पर सेकंड, प्रॉपरली अपन लिखे तो प्रति सेकंड आवेश प्रवाह। या इसको आप और अच्छे से और शॉर्ट करना चाहते हो तो कैसे लिख सकते हो, जैसे प्रति सेकंड या पर सेकंड हो रहा है, मतलब ये क्या है, एक दर है, एक रेट है। तो अपन क्या कर देंगे, रेट ऑफ चार्ज फ्लो, आवेश प्रवाह की दर, प्रवाह की दर। ठीक है, तो यानी कि रेट ऑफ चार्ज फ्लो या हम कह लें आवेश प्रवाह की दर, यही क्या कहलाती है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन फॉर्मूला बनाना चाहें यानी कि सूत्र, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है यानी कि विद्युत धारा, इसको किससे डिनोट करेंगे, किससे प्रदर्शित करेंगे। तो इसको प्रदर्शित किया जाता है आई से। ठीक है, और चार्ज का आपको पता है किससे प्रेजेंट करते हैं, क्यू से, और सेकंड यानी कि टाइम यानी कि टी। तो यहाँ पर अपने पास आई बराबर क्या बन जाएगा, क्यू अपॉन टी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने दर यानी कि रेट की बात की है, तो इसका मतलब आवेश का एक मान नहीं होगा, आवेश के मान में परिवर्तन हो सकता है। तो उसको अपन क्या लिख देंगे, डेल। ये जो ट्राइंगल है ये डेल कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, परिवर्तन यानी कि चेंज। तो डेल क्यू अपॉन डेल टी। अब अगर ये परिवर्तन छोटा हो जाए, मतलब कम समय में कम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर चार्ज फ्लो की रेट कम है तो करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन लेते हैं डेल टी लिमिट टेंड्स टू 0। ठीक है, मतलब समय में परिवर्तन लगभग कितना है, 0, अल्प है। तो ये अल्प परिवर्तन को स्मॉल डी क्यू अपॉन डी टी बराबर आई, और ये भी कैसा, डी आई या आई लिख लो। ठीक है, मतलब ये किसको दिखाता है, अवकलन को, डिफरेंशिएशन को। तो चार्ज का टाइम के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करोगे, जब आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, धारा, इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। ठीक है, इसी को अगर उल्टा करूँ मैं, तो देखो इस तरीके से मैं उल्टा कर सकता हूँ कि आई डॉट डी टी बराबर डी क्यू, यानी कि ये क्या आ गया, स्मॉल चार्ज, अल्पावेश आ गया। ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमें पूरे आवेश की मान चाहिए तो क्या करेंगे, इस छोटे छोटे आवेश को जोड़ देंगे, और एडिशन यानी कि स्मॉल क्वांटिटीज का एडिशन क्या होता है, इंटीग्रेशन। अल्प राशियों का योग क्या कहलाता है, समाकलन।
ठीक है। तो आई डी टी बराबर क्यू, ये क्या हो जाएगा अपने पास, आवेश। तो यहाँ से अगर परिभाषा बनानी है तो क्या बनाओगे आप, समय के सापेक्ष आवेश का अवकलन क्या कहलाता है, विद्युत धारा। डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो ये दूसरी डेफिनेशन बन गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो अब देखो अपन ने पढ़ लिया कि भाई धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब अपन बात करते हैं उसके मात्रक की, यानी कि यूनिट की। तो इसकी यूनिट, ऐसा यूनिट तो होती है एम्पियर। एम्पियर हिंदी में भी इंग्लिश में भी कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। सीजीएस मात्रक की बात करें तो वो होता है बाई या फिर एब एम्पियर। बाई या एब एम्पियर, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे हम इनमें दोनों में संबंध दिखा सकते हैं या परिवर्तन दिखा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को बात करनी है एम्पियर की। तो जैसे I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। अब आपसे पूछ लिया कि 1 एम्पियर कितना होता है, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे इसकी डेफिनेशन। तो देखो, सपोज करो इफ, यदि आवेश का मान है 1 कूलाम, सी भी मैंने इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है। और समय हमें लग रहा है 1 सेकंड, तो धारा कितनी हो जाएगी, अतः 100 I बराबर 1/1, और इसी को क्या बोल देंगे, 1 एम्पियर, ठीक है। तो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। इंग्लिश के लिए क्या बोलेंगे, इफ इन अ कंडक्टर 1 कूलाम चार्ज इज फ्लो इन 1 सेकेंड देन द वैल्यू ऑफ करंट इज नोन एज 1 एम्पियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए अपन रिलेशन निकालते हैं इन दोनों में, एम्पियर और बाई या एब एम्पियर में क्या होता है। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है 1/10 बाई या एब एम्पियर, ठीक है। ये रिलेशन आपको याद रखना है, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार, क्योंकि सीजीएस मात्रक हर कोई बताता नहीं है। नॉर्मली हम 10th में जो पढ़ते हैं वो एसआई मात्रक ही पढ़ते हैं, एसआई यूनिट पढ़ते हैं एम्पियर, पर हमें यहाँ सीजीएस यूनिट यानी कि सीजीएस मात्रक भी याद रखना है और दोनों का रिलेशन भी पता होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट या महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे सबसे पहली चीज़ जो आती है अपने पास वो आती है कि राशि यानी कि क्वांटिटी, जो धारा है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो कैसी राशि है, कैसी क्वांटिटी है। तो वैसे तो इसमें डायरेक्शन होती है, लेकिन फिर भी ये कैसी है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। आपने देखा होगा 10th के अंदर कि ये हमने एक कोई भी रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है, इसमें बैटरी लगा दी और ये इसमें करंट फ्लो कर दिया, तो इसकी डायरेक्शन है। और हमने 11th में पढ़ा है कि जिनमें डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है उनको किस में रखते हैं, वेक्टर में यानी कि सदिश में। लेकिन फिर भी हमने धारा को किस में रखा है, अदिश में। क्यों रखा है, क्योंकि वेक्टर में हमने पढ़ा था कि अगर डायरेक्शन में चेंज करोगे तो इसके मैग्नीट्यूड में भी, इसके रिजल्टेंट में भी क्या आना चाहिए, चेंज। यानी कि अगर आप दिशा बदलोगे तो इसका परिमाण भी बदलना चाहिए, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर बैटरी को आप उल्टा करके लगाओगे तो भी उतने ही मान की रहेगी जितने मान की है। इसीलिए धारा कैसी होती है, अदिश होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, जैसे हम किसी चालक में आवेश प्रवाह की बात कर रहे हैं, चार्ज फ्लो की। अब चार्ज में वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है या फिर पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। तो धनावेश भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होंगे, ठीक है। धन और ऋण दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ पॉइंट। तो देखो, अब अगली बात करते हैं कि जैसे मैंने एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर दिया, फिर थोड़ा और बड़ा कर दिया, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, या हिंदी में हम कह सकते हैं अनुप्रस्थ काट, प्रस्थ काट क्षेत्रफल। अगर ये चेंज कर दिया जाए तो क्या करंट में चेंज आएगा। जैसे मान लो यहाँ मैंने I1 ले लिया, यहाँ I2 ले लिया, यहाँ I3 ले लिया, लेकिन
क्या इन तीनों में कोई चेंज होगा, अगर होगा तो कैसा होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हमेशा I1 बराबर होगा I2 बराबर I3, यानी कि जो करंट की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड नहीं करती है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, अनुप्रस्थ काट पे डिपेंड नहीं करती है। आप चाहे मोटा तार लो चाहे पतला तार लो, हमेशा करंट क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि जैसे हम जो घर में काम लेते हैं, ठीक है, वो वायर तो क्या होता है, पतला होता है, जबकि जो लाइन बिजली विभाग वाले डालते हैं वो वायर क्या होता है, बड़ा। ठीक है, तो फिर वो बड़ा क्यों कर रहे हैं, जब भाई हमने इसको बड़ा किया तब करंट में कोई चेंज नहीं आया, जब छोटा रखा तब भी नहीं आया, तो फिर बड़ा क्यों किया। इसके दो रीज़न है। देखो, पहला रीज़न तो क्या है कि जैसे बिजली विभाग से जो करंट आता है, ठीक है, पावर हाउस से, उसकी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। अगर आप पतला वायर लगाओगे वहाँ पे, ठीक है, तो वो करंट को तो झेलेगा, लेकिन वो गर्म होकर टूट सकता है क्योंकि वो कमज़ोर है। दूसरा रीज़न क्या है कि जो अपने घर में आता है वो होता है अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, जो अपन आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस करंट की स्पेशलिटी क्या होती है कि ये सरफेस पे चलता है, सिर्फ कंडक्टर की सरफेस पे। तो वो जो तार होते हैं आपके घर में या बिजली विभाग के, वो आप देखोगे तो वो गुथे हुए होते हैं, जैसे रस्सी गुथी हुई होती है एकदम वैसी, मतलब छोटे छोटे वायरों को एक दूसरे के अंदर लपेट दिया जाता है। उससे क्या होता है कि जितनी ज़्यादा वायर आप लोगे उतनी ज़्यादा आपको सरफेस मिलेगी और करंट का उतना ही ज़्यादा आप यूज़ ले सकते हो। तो इसीलिए जब कहीं कम करंट की यूज़ होती है तो उतना ही पतला वायर काम में लेते हैं, और ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है तो उतना ही मोटा। एक्चुअली में वो क्या होते हैं, छोटे छोटे फाइबर, छोटे छोटे धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है जिनको आपस में गूंथ के अपन मोटा कर लेते हैं। तो वो अनुप्रस्थ काट नहीं बढ़ रहा है, वो क्या बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है छोटे छोटे का। अगर ये एक ही धातु का बना हुआ ले रहे हैं हम, तो अगर बिजली विभाग पूरे एक ही धातु का मोटा गिंडा लेती है काम में, पाइप टाइप में, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो क्या करती है, छोटे छोटे वायरों को आपस में लपेटती है। ठीक है, तो ये दो रीज़न थे, इस वजह से घर के वायर में और बिजली विभाग के वायर की मोटाई में फ़र्क होता है। अगर हम एक ही धातु का बनाते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा उसका, क्योंकि अनुप्रस्थ काट पर तो डिपेंड नहीं करता है। दूसरी बात करते हैं कि जो चालक हमने लिया है, जो कंडक्टर हमने लिया है, ठीक है, इसमें एक साइड से जितना चार्ज एंटर होगा उतना ही चार्ज क्या हो जाएगा, बाहर भी चला जाएगा। जैसे मान लो कि टी टाइम लगता है, ठीक है, टी समय में क्यू आवेश प्रवेश किया तो टी समय में क्यू आवेश निकल भी जाएगा। तो इसके अंदर कोई आवेश नहीं रहा, कोई चार्ज नहीं रहा, तो ये कैसा हो जाएगा, निरावेशित, यानी कि न्यूट्रल। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, धारा प्रवाह हो रहा है, तो वो हमेशा कैसा रहता है, न्यूट्रल रहता है, निरावेशित रहता है, उसमें किसी प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जितना आया उतना तो चला गया। अब इसके पास कुछ रुकता तब तो इस पर आवेश आता, रुका ही नहीं तो कुछ नहीं। मतलब मान लो आपने 100 रुपये आपको कहीं से मिले और आपने वो 100 रुपये किसी को दे दिया, तो आपके पास तो कुछ था ही नहीं और कुछ है ही नहीं। ठीक है, आप बस क्या कर रहे हो, एक जगह से ले रहे हो दूसरी जगह दे रहे हो, मीडियोकर का काम कर रहे हो ट्रांसपोर्ट का। जैसे बस है, ठीक है, वो कुचामन से चलती है जयपुर जाती है और जयपुर से चल के वापस कुचामन, तो बस तो कहीं नहीं गई, लेकिन उसके अंदर जो बैठे थे वो चले गए ना, तो बस तो अभी वही है। वैसा ही इसके साथ है, कंडक्टर के साथ, चालक के साथ है। जितना आवेश आया था उतना आवेश इसने आगे बढ़ा दिया, तो इसके पास कुछ नहीं बचा, तो ये कैसा हो गया, न्यूट्रल, यानी कि निरावेशित हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज़, जैसे हमने पहले देख लिया कि इलेक्ट्रॉन हो या पॉजिटिव चार्ज हो, यानी कि प्रोटॉन मान लो आप, ठीक है, दोनों से ही धारा का प्रवाह हो सकता है। अब आगे देखते हैं। तो देखो, अब अपन पढ़ेंगे कि जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे अपन ने सबसे पहले लिया था कंडक्टर, यह हम बात कर ले निर्वात, यानी कि स्पेस। ठीक है, जैसे बिजली कड़कती है ना, वहाँ पे तो कोई मीडियम नहीं है, फिर भी कड़कती है। उसका रीज़न मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था क्यों कड़कती है। तो इनमें मोस्टली जो धारा प्रवाह होता है, करंट फ्लो होता है, वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अगली अपन बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य में धन व ऋण आवेश के कारण, आयनों के कारण, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, इनकी वजह से होता है। या अपन तीसरी चीज़ अपन ले लेते हैं सेमीकंडक्टर,
अर्धचालक, जो अपने इस साल का लास्ट चैप्टर होने वाला है उसमें अपन इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अर्धचालक, इनमें जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एवं होल की वजह से होता है, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग तरीके के मटेरियल थे जिनमें मैंने आपको बताया कि किस वजह से करंट का फ्लो होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो अब देखो अगला टॉपिक अपना होने वाला है धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी। तो जैसे घनत्व आपने बचपन में पढ़ा होगा, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। इंग्लिश मीडियम में डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होता है, एकांक आयतन में जितना द्रव्यमान होता है उसे घनत्व कहते हैं। ऐसे ही एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व, ठीक है। करंट फ्लो फ्रॉम यूनिट एरिया, इसी को क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। तो एकांक क्षेत्रफल से जितना करंट निकलेगा किसी भी कंडक्टर, किसी भी चालक के एक यूनिट एरिया से, उसी को क्या बोलोगे आप, करंट डेंसिटी यानी कि धारा घनत्व। जैसे मैंने ये एक चालक ले लिया जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्र कितना ले लिया, dA, या इसके अंदर मैं एक क्षेत्रफल चुन लेता हूँ dA, ठीक है। एक छोटा सा एरिया हमने ले लिया dA। अब मान लो इसके अंदर करंट कितना जाता है, I, तो I अपॉन dA बराबर क्या हो जाएगा, J क्या है, करंट डेंसिटी। तो J से किसको डिनोट करते हैं, करंट डेंसिटी यानी कि धारा घनत्व को, ठीक है। ये क्या है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, और ये क्या है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, ठीक है। तो ये अपने पास फॉर्मूला बन गया J का। अब जो धारा घनत्व होता है वो एक सदिश राशि है, कैसी राशि, सदिश, जबकि धारा कैसी राशि थी, अदिश राशि। ऐसा क्यों है, क्योंकि क्षेत्रफल एक कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो धारा घनत्व एक सदिश राशि है, ये आपको याद रखना है, जबकि धारा कैसी है, अदिश राशि है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि करंट कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, जबकि करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखना है, 1 नंबर में कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। अब आगे देखते हैं कि जैसे मैंने ये ले लिया करंट फ्लो, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो I। अब कोई एरिया जो कि इस तरीके से, जिसका एरिया वेक्टर हो गया dA, यानी कि करंट से कितना डायरेक्शन पे है ये, थीटा पर। तब हमें इसकी अगर करंट डेंसिटी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका वेक्टर लेना पड़ेगा, किसकी डायरेक्शन में, करंट की। तो ये थीटा के साथ वाला वेक्टर कंपोनेंट हमेशा कितना होता है, dA cos थीटा, ठीक है। मतलब अगर कोई क्षेत्रफल जो है वो धारा की दिशा से कुछ झुका हुआ है, किसी चालक का क्षेत्रफल, तो हमें उसका धारा की दिशा में कोई घटक लेना पड़ेगा जो कि हमेशा कितना आएगा, cos थीटा। तो यहाँ पर धारा घनत्व तो हमारे पास कितना हो जाएगा, J बराबर I अपॉन dA cos थीटा, ठीक है। अगर हम चाहें तो इस dA को ऊपर भेज सकते हैं गुणा में, मल्टीप्लिकेशन में, तो J डॉट dA cos थीटा बराबर I। अब cos थीटा आ रहा है, ठीक है, और दोनों के सेम वेक्टर है यानी कि सदिश है। तो जब cos थीटा हटाओगे तो यहाँ पर क्या लगेगा, डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट। तो ये बन जाएगा I बराबर J डॉट dA। तो यहाँ से अगर परिभाषा लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, धारा की, कि धारा घनत्व और क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत धारा, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया इज नोन एज करंट, ठीक है। अब अगर मान लो कि ये जो क्वांटिटी है ये भी स्मॉल हो जाए, करंट क्या हो जाए, स्मॉल, यदि धारा अल्प हो, इफ करंट इज स्मॉल, तो अपने पास क्या आ जाएगा, DI इज इक्वल टू J डॉट dA। अब अगर आपको पूरा करंट निकालना है, ठीक है,
तो क्या करोगे, इन छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे इनको। तो ऐड करने के लिए हमें वापस समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो J.dA बराबर क्या बन जाएगा, I। तो यहाँ से परिभाषा क्या बन जाएगी कि धारा घनत्व और क्षेत्रफल का समाकलन किसे प्रदर्शित करता है, धारा को। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया इज डिनोटिंग करंट। ठीक है, और यहीं से एक चीज़ और निकल के आएगी हमारे पास कि जो धारा है, ठीक है, धारा घनत्व का फ्लक्स होता है, जैसे हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, वैसे ही जो धारा है वो किसका फ्लक्स है, धारा घनत्व का। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि धारा घनत्व का फ्लक्स किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, खुद धारा को। इंग्लिश में हम क्या लिख सकते हैं, करंट इज फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी किसे कहते हैं, करंट को कहते हैं। या पूछ लिया जाए व्हाट इज करंट, या पूछ लिया जाए रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड करंट, तो क्या कह दोगे, करंट इज फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है, तो करंट क्या है, करंट डेंसिटी का एक फ्लक्स है। ठीक है, तो धारा का फ्लक्स, धारा घनत्व का फ्लक्स किसे कहते हैं, धारा को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको बुक्स वगैरह में कम मिलेगी। ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, क्योंकि अब आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ स्पेशल मिलना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में अपन ने जो चैप्टर 5 था, धारा, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब आगे अपन इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे का लेक्चर देख सकें। धन्यवाद। Press the bell icon on YouTube app